ढोलकपुर गांव में सरपंच विद्यापति अपने परिवार के साथ रहा करता था। सरपंच के घर इन दिनों खुशियों का माहौल था, क्योंकि सरपंच के बेटे रंजीत की शादी होने वाली थी। अरे नंद किशोर, तुझे सरपंच जी ने नहीं बुलाया क्या? हाँ, मैं भी थोड़ी देर में सरपंच जी के घर पहुंचता हूँ। उन्होंने तो गांव के सभी लोगों को बुलाया है। मुझे पता था सरपंच जी गांव के सभी लोगों को बुलाने वाले हैं। आखिर उनका दिल जो इतना बड़ा है। गांव के लोग, औरत, आदमी, बच्चे सभी खुशी खुशी सरपंच के घर शादी के फंक्शन में शामिल होते हैं। खाना पीना सब कुछ गांव वाले मिलकर करते हैं और सब कुछ काफी अच्छे से चल रहा था। लेकिन बारात वाले दिन जब गांव के अधिकतर लोग तैयार होकर बस में बैठने लगते हैं, तो सरपंच का आदमी गणपत चंदन से कहता है, सूट बूट तो ऐसे चढ़ा रखा है जैसे तू सरपंच साहब का साला है। कान खोल कर सुन लो, तुम गरीब भिखारी गांव वाले सरपंच जी के बेटे की बारात में भी नौकर बनकर ही जा रहे हो। क्या मतलब है तेरा? अभी सरपंच जी से तेरी शिकायत करूं क्या? सरपंच जी का खास है, इसका मतलब कुछ भी बोलेगा। जाकर सरपंच जी से पूछ ले। वो गांव के तुम भिखारी लोगों को नीच और गिरा हुआ ही समझते हैं। चंदन, इससे बहस करने का कौनो फायदा नहीं। चल, हम चलकर बस में बैठते हैं। इस बस में सिर्फ गांव वाले ही लोग हैं ना, मेरे रिश्तेदार तो नहीं है। उनके लिए मैंने स्पेशल बस करवाई है। और तुम लोग याद रखना, वहाँ जाकर मेरा रिश्तेदार खुद को मत बताने लगना। तुम गांव के लोग सिर्फ नौकर हो, नौकर। तभी नंद किशोर चंदन से कहता है, मैंने तुझसे कहा था ना, सरपंच हमें कुछ भी नहीं समझता। खैर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शांत रहो सभी। खाना पीना खाकर वापस लौट आएंगे और फिर कभी कोई सरपंच के घर गाना बजाना और किसी तरह का आयोजन नहीं होगा। हम उस आयोजन में शामिल नहीं होंगे। फिर पता चलेगा इस सरपंच को। सरपंच के बेटे रंजीत की बारात निकल चुकी थी। बारात को दूर जाना था और सभी रास्ता तय कर रहे थे। तभी अचानक से बस का ड्राइवर चिल्लाने लगता है और बस एक गहरी खाई में जाकर गिरती है और बस में मौजूद सभी लोगों की उसी वक्त मौत हो जाती है। मालिक, गांव के जितने भी लोग बस में सवार थे, उनकी बस एक पेड़ से टकराने के बाद खाई में गिर गई है। और उस बस में जितने लोग थे, बच्चे, बुजुर्ग, औरत, आदमी, कोई नहीं बचा। पिताजी, ये तो भारी अपशकुन हुआ है। हमें वापस घर चलना चाहिए, बाकी हमारे आदमी लोग देख लेंगे। बिल्कुल भी नहीं। आज तेरी शादी है तो आज ही ये शादी होकर रहेगी। तू चिंता ना कर। गांव के लोग मेरे लिए नाखून के मैल के बराबर हैं। उनका होना ना होना मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। ये हुई ना पिताजी वाली बात। ठीक है पिताजी, आज तो शादी होकर रहेगी। और शादी विधि विधान के साथ संपन्न होती है और अगली सुबह रंजीत का बेटा दुल्हन लेकर घर आता है। रंजीत बेटा, अब तेरी शादी हो चुकी है। तू बाकी की रस्म पर ध्यान दे, मैं गांव वालों को संभाल लेता हूँ। अरे ओ दुष्ट सरपंच, तू चाहता क्या है? पूरे गांव के लोगों को मारकर अपने बेटे की शादी करके बहू ले आया। मेरा इकलौता बेटा मारा गया है, उसका जवाब दे कौन होगा? हाँ, देखो काकी, कल खाई में बस गिर जाने की वजह से गांव के जिन लोगों की मौत हुई है, उसका मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन क्या कर सकते हैं, उनकी इतनी ही उम्र थी, उन्हें इतना ही जीना था। और अगर मैं आप लोगों के लिए ज्यादा कुछ कर सकता हूँ तो 1100 रुपए मरने वाले के परिवार को दे दूंगा। मेरा काम खत्म। कैसा आदमी है तू? है? मैंने अपना बेटा खो दिया, अपनी बहू खो दी, लेकिन तू है कि मुझे कह रहा है कि 1100 रुपए का चंदा दे दूंगा। अरे मैं तुझे 1 लाख देता हूँ तो मुझे मेरे बेटे बहू को ला कर देगा? क्यों मुझे पैसों का रौब दिखा रहा है? सरपंच जी के घर मेहमान आए हुए हैं। अच्छा होगा आप लोग यहाँ से चले जाएं, वरना मुझे आप लोगों को धक्के मारकर यहाँ से भगाना होगा। चलो निकलो यहाँ से। मेरा श्राप है इस सरपंच को कि इसका परिवार भी एक दिन रोएगा। अपने को खोने का दर्द क्या होता है इस पापी को क्या पता। जा रही हूँ यहाँ से, लेकिन हर दिन मेरी आंखों से निकला आंसू
इस सरपंच को बद्दुआ। अरे जाओ अम्मा, जाओ यहाँ से। काका, आप भी यहाँ से जाने का क्या लेंगे? कब से कह रहा हूँ, जाओ यहाँ से। बड़े आए अपनों का दुख जताने वाले। गांव वाले अब सरपंच के खिलाफ हो चुके थे। गांव के अधिकतर लोगों ने अपना परिवार खो दिया था। यहाँ तक कि गांव वालों को उनके परिवार का शव भी नहीं मिला था। धीरे धीरे समय बीतता गया और इस बात को करीब 1 साल से ज्यादा हो चुका था। गांव के लोग सरपंच से नफरत करने लगे थे। एक रोज सरपंच गांव के पीपल के पेड़ के नीचे सभा पर बैठता है, जिसमें गांव के लोगों को जबरदस्ती सरपंच का आदमी लेकर आता है। मैंने आप लोगों को यहाँ जोर जबरदस्ती से इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरे सबसे छोटे बेटे विनायक की शादी हो रही है और शादी में आप लोगों को आना है, बाराती बनकर या नौकर बन। अगर कोई नहीं आया तो इस बार हादसा इससे भी बुरा हो सकता है। पापी कहीं का, तुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। बड़ों की गाली हमारे लिए आशीर्वाद होती है काकी। चलता हूँ, तुम्हें आना हो तो आ जाना बारात। एक बार फिर सरपंच के घर धूमधाम से शादी का आयोजन किया जा रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। गांव के लोग भी मजबूरन बारात में शामिल होते हैं, लेकिन इस बार लोग कम थे और शादी भी उसी गांव में थी जहां सरपंच के बड़े बेटे रंजीत की शादी हुई थी। और ड्राइवर को चेक कर लेना, उसने शराब तो नहीं पी रखी है, क्योंकि पिछले ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, जिसकी वजह से उसकी खुद की जान तो गई, साथ में गांव वालों को भी ले गया वो। बड़े ही ध्यान से बारात जाने की तैयारी की गई। अब उसी रास्ते बारात के लिए बस गाड़ियां निकलती हैं, लेकिन सबसे पीछे रंजीत और गणपति की गाड़ी थी। दोनों एक ही गाड़ी में बैठे थे। तभी वो देखते हैं जंगल की तरफ से एक खंडहर बस निकलकर आई है और बारात की गाड़ियों में शामिल हो गई है। गणपत अब गाड़ी बस के पास लेकर जाता है और जैसे ही बस की तरफ देखता है तो ड्राइवर से लेकर बस में बैठा हर व्यक्ति इंसान नहीं बल्कि भूत चुड़ैल था, जो बारात में शामिल हो चुके थे। अब गणपत और रंजीत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैसे ही रंजीत फोन मिलाने लगता है, वैसे ही पीछे से हंसने की आवाज आती है और रंजीत जैसे ही पीछे अपनी गाड़ी की सीट पर देखता है तो वहाँ एक भूत और चुड़ैल बैठकर हंस रहे थे। इतने भी जल्दी क्या है, बारी बारी सबको ऊपर भेजने वाले हैं हम। अब सब एक साथ मिल लेना। हाँ। इतना कहकर पीछे की सीट से चुड़ैल रंजीत का गला और भूत गणपत का गला पकड़ लेता है, जिसके कारण गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और गाड़ी जाकर खाई में गिरती है और दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब ये भूत और चुड़ैल सरपंच के छोटे बेटे पर हमला करते हैं, जो कि दूल्हा बना बेचारा शादी करने जा रहा था। अरे विनायक अचानक से अपनी गाड़ी में क्यों चिल्ला रहा है? सब ठीक तो है ना? तभी सरपंच की नजर भूतिया बसवाड़े चुड़ैल और भूत पर पड़ जाती है, जिसमें सभी के सभी भूत और चुड़ैल मौजूद थे। तभी सरपंच के फोन पर एक कॉल आता है। मालिक, आपके सामने से जो बस जा रही है वो भूतिया बस है, यानी कि छोटे मालिक की बारात में भूत और चुड़ैल शामिल हैं। जो बस बड़े मालिक के बारात के दौरान खाई में गिर गई थी, ये वही बस है और वही लोग हैं जो अब भूत और चुड़ैल बन चुके हैं और इन्होंने ही गणपत और बड़े मालिक को मार डाला है। अब वो छोटे मालिक की गाड़ी में भी नजर आए हैं। ये तू क्या कह रहा है? अरे विनायक की गाड़ी को रोको, अभी के अभी बारात लौटा दो। लेकिन अब ये मुमकिन ही नहीं, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है। छोटे मालिक को भी उन लोगों ने मार डाला है। मालिक, ये तू क्या कह रहा है? कह दे कि ये सच नहीं है। सरपंच के दोनों बेटे मारे जा चुके थे और सरपंच अपना गुरूर खो बैठा था। कल तक जो सरपंच अपने परिवार, अपने बेटों के साथ खुश था, आज वो अपने बच्चों को खो चुका था। अरे सरपंच, क्या हुआ? क्यों रो रहा है? इसी तरह कुछ समय पहले हम तेरे दरवाजे पर रो रहे थे तो तू अपने बेटे की शादी का जश्न मना रहा था। हाँ, ऊपर वाला जो करता है बड़ी ही समझदारी से करता है। कल मेरे साथ हुआ, आज तेरे साथ भी होना था, लेकिन तू तो अपने पैसों के आगे अंधा हो चुका था। सरपंच सभी के आगे हाथ जोड़कर रो रहा होता है। वो बेबस था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। वो अपने बच्चों के लिए जी रहा था, लेकिन अब तो उसके बच्चे ही उसके साथ नहीं थे। सरपंच अपना सब कुछ खो चुका था और उसे एहसास हो गया था कि अपनों से दूर होने पर कितना दर्द होता है। एक वक्त उसने गांव के लोगों को उसके परिवार से अलग करने के बाद भी अपने घर में जश्न मनाया था।